हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल डर का अनुभव पे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ दो बिल्कुल सच्ची घटना जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने हमें भेजी थी। आज मैं उन्हीं के नज़रिए से ये कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम नीलिमा है और मैं बिहार राज्य के पटना शहर की रहने वाली हूँ। और जो भूतिया घटना आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ 2004 में घटी थी। दरअसल मैं 2004 में स्कूल में थी और उस समय मेरी सर्दियों की छुट्टियां चल रही थी। तो सर्दियों की छुट्टियां में मैं अपने नानी के घर चली गई थी। मेरे नानी का घर मेरे घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और वहाँ सिर्फ मेरे मामा मामी और मेरी नानी ही रहती है। तो एक दिन मेरे मामा और मेरी नानी बाजार गई हुई थी और घर पर सिर्फ मैं और मेरी मामी ही थी। मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन शाम के 6 बजे मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी और मेरी मामी किचन में ढेर सारी मछलियाँ फ्राई कर रही थी। मछलियाँ फ्राई करने की महक पूरे घर में फैल रही थी। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे मेरा नाम लेकर आवाज़ दिया हो। वो किसी आदमी का आवाज़ था। वो आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई क्योंकि मैं जानती थी कि इस समय घर पर मेरे और मेरे मामी के अलावा कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर से किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे आवाज़ दी। मैंने बिल्कुल साफ साफ सुना था कि किसी ने मुझे नीलिमा कहकर आवाज़ दी थी। फिर मैं अपने बिस्तर से उठी और कमरे के बाहर जाकर देखने लगी कि कौन है जो आखिर बार बार मुझे आवाज़ दे रहा है। मैंने अपने कमरे के बाहर देखा तो वहाँ पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने घर के दूसरे कमरों में देखना शुरू किया तो वहाँ पर भी मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। सभी कमरों में अच्छे से देखने के बाद मैं किचन में अपने मामी के पास जाने लगी। मैं किचन के बिल्कुल सामने पहुँच गई थी। तभी मैंने देखा कि एक इंसान के आकार की परछाई किचन के अंदर जा रही है। फिर मैं भी जल्दी से भागकर किचन के अंदर चली गई। किचन के अंदर जाते ही मेरे मामी ने मुझसे कहा कि क्या हुआ नीलिमा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूँ, बस ऐसे ही मैं यहाँ पे आई थी। मामी डर न जाए इसलिए मैं ये परछाई वाली बात उनको नहीं बताई थी। लेकिन फिर से मुझे दोबारा किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। इस बार मामी भी मेरे साथ थी इसलिए मामी से पूछा कि क्या आपने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा? तो मामी ने कहा नहीं, मैं तुम्हें क्यों पुकारूंगी। फिर मैंने मामी को बताया कि कोई बार बार मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। मेरे इस बात पर मामी ने कहा कि तुम्हें वहम हुआ है, जाओ जाकर आराम करो। अब मुझे डर लगने लगा था क्योंकि वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। फिर लगभग 10 मिनट बाद ही मुझे मेरी मामी की चीख सुनाई दी। चीख सुनकर मैं जल्दी से भागकर किचन में गई। किचन में जाकर मैंने मामी से कहा कि क्या हुआ मामी, अब चीखी क्यों? तो उन्होंने कहा कि तली हुई मछलियों से भरा हुआ कटोरा पता नहीं कहीं गायब हो गया है। तो मैंने उनसे कहा कि अरे आप ही कहीं पे रख दिए होंगे, देखिए यहीं कहीं पर होगा। फिर मैं और मामी मिलकर उन तली हुई मछलियों का कटोरा ढूंढने लगे। हमने पूरा किचन छान मारा लेकिन हमें वो मछलियाँ कहीं नहीं मिली। फिर मैं और मामी किचन के बाहर मछलियाँ ढूंढने लगे कि तभी अचानक से घर के सारे खिड़की दरवाजे ज़ोर ज़ोर से खुलने और बंद होने लगे। ये देखकर मैं और मामी बहुत ज़्यादा डर गए थे। डर के मारे हम काँप रहे थे और फिर लगभग 2-3 मिनट के बाद ही सारे खिड़की दरवाजे हिलना बंद हो गए और चारों तरफ सन्नाटा हो गए। उसके बाद मैंने मामी को बताया कि यहाँ पे मैंने एक परछाई को देखा था। मैंने यहाँ एक साये को इस किचन के अंदर जाते हुए देखा था और बार बार मेरा नाम लेकर कोई बुला रहा था, जबकि घर में हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। फिर थोड़ी ही देर बाद नानी और मामा भी घर पर आ गए थे। हमने सारी बात अपने मामा को बताई। मेरे इस बात पर मेरे मामा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बस तुम्हारे मन का वहम होगा। लेकिन मामा जी को डांटते हुए नानी ने बोली कि तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता, इस दुनिया में ऐसी भी चीज़ें होती है जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। बेटी तुम इधर आओ, मैं तुम्हें कल अच्छे से पंडित से दिखाऊंगी और यहाँ पे घर में भी झाड़ फूँक करवाऊंगी। फिर अगले दिन नानी ने एक झाड़ फूँक करने वाले बाबा को घर पर लेकर आई। उन बाबा जी ने पूरे घर का एक चक्कर लगाया और कहने लगे कि किसी तेज़ खुशबू के कारण कोई बुरा सा इस घर में आ गया है। फिर मामी ने उन बाबा जी को बताया कि कल मैं मछलियाँ तल रही थी और उसी समय ये सब हुआ था। मामी की बात सुनकर बाबा बोले कि मछलियों की खुशबू से आकर्षित होकर एक बुरी आत्मा इस घर में आ गई है और वो बुरी आत्मा तुम लोगों को नुकसान भी पहुंचाना चाहती है। बाबा जी की यह बात सुनकर हम लोग ज़्यादा डर गए।
फिर बाबा जी ने हम सभी को एक एक लाल धागा दिया और कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस इस धागे को अपने कलाई पे बांधे रखिएगा, इसे कभी भी खोलिएगा मत। इस धागे की वजह से वो आत्मा आप लोगों का कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगी। उस धागा को अपने कलाई पर बांधने के बाद भी कई दिनों तक मुझे कई बुरे बुरे सपने आते रहे रात में। उसके 2 दिन बाद ही मैं अपने घर वापस लौट गई। उसके बाद जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे साथ घटी ये घटना मैंने अपनी माँ को बताई। माँ ने मेरी इस बात पे गुस्सा करने लगी और बोली, पगली, पहले ही तुम्हें ये बताना चाहिए था ना, जब घर आई तब क्यों मुझे बताई। उसके बाद मैं अपने माँ के साथ हनुमान जी के मंदिर गई और वहाँ पे एक नारियल चढ़ाया। उस दिन से ये बुरे बुरे सपने आना बंद हो गए। तब से मुझे ऐसा बुरा सपना कभी नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली स्टोरी। अब आप लोगों को लेकर चलता हूँ हमारी आज की दूसरी स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी मेरे ही दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब हमारे स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। इसी बीच एक दिन मेरे दोस्त का फ़ोन आया जिसका नाम मनोज था। उसने बताया कि कल शाम में हम एक छोटी सी पार्टी करने वाले हैं और उसमें मुझे भी जाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा। यह कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। अगले ही दिन शाम को करीब 5:30 बजे मैं घर से पार्टी के लिए निकल गया। हम 3 दोस्त थे जिसमें एक मैं और 2 दोस्त और थे। उनका नाम मनोज और रोहित था। दोस्तों, हम पार्टी करने के लिए गांव से दूर खेतों में एक जगह पर बैठकर पार्टी कर रहे थे। पार्टी करते करते हंसी मजाक भी किए जा रहे थे। बातों ही बातों में बात भूतों पर आ गई, जिनमें से मेरा एक दोस्त रोहित था। उसी बीच रोहित ने कहा कि भूत चुड़ैल ये सब कुछ नहीं होते यार, ये सब बस किस्से कहानियों में ही अच्छे लगते हैं। दोस्तों, वो इन चीज़ों पर ज़्यादा यकीन नहीं करता था, लेकिन मैंने उसे रोकते हुए कहा कि इस समय ऐसी बातें करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम घर से बाहर हैं। मेरे साथ ऐसी भूतिया घटना पहले भी हो चुकी है और मुझे इन सब चीज़ों से काफ़ी डर लगता था। मुझे पता था कि हमें ऐसी चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठकर बातें करते रहे। इसी बीच पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। मैंने अपने फ़ोन में समय देखा तो रात के 10 बज चुके थे। मैंने कहा कि काफ़ी देर हो चुकी है, अब घर की ओर निकलना चाहिए। हम तीनों वापस घर की ओर निकल पड़े। हमारा घर यहाँ से करीब 30 मिनट की दूरी पर था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े और घने पेड़ थे। आपको बता दूं कि रास्ते में एक चौराहा पड़ता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि चौराहा जहाँ पे 4 सड़कों का मिलन होता है उसे ही हम चौराहा कहते हैं। और हमारा इस गांव का चौराहा इस सुनसान एरिया में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर आए दिन टोना टोटका होता ही रहता है। तो हम तीनों वहाँ उस चौराहे पर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ आगे रास्ते पर किसी ने काला जादू किया हुआ था। वहाँ पे एक चुनरी, सिंदूर, कुछ चावल और एक इंसानी खोपड़ी रखा हुआ था। उसे देखकर हम तीनों डर गए। हम आगे तो जाना चाहते थे लेकिन हम रुक गए। उनसे कहा कि हमें साइड से निकलना होगा। लेकिन दोस्तों, मेरा दोस्त रोहित, जो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, उसने कहा कि तू इन सब चीज़ों से क्यों डर रहा है, ये सब बस एक वहम है, इनसे कुछ नहीं होता। ये बोलता हुआ वहाँ उस बड़े सामान के पास जाने लगा। यह देखकर मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उल्टा उसने तो उस सामान के पास जाकर उसे लात मार दी। सारा सामान इधर उधर बिखर गया था। मैंने तुरंत गुस्से में उसे कहा कि ये तुमने क्या किया। उसने कहा छोड़ो, चलो घर चलते हैं, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हमें चलते चलते अभी कुछ ही देर तो हुए थे कि हमें पीछे से किसी औरत के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ये सब सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और शायद उन्हें भी थोड़ा थोड़ा डर तो लग ही रहा होगा। हमने उस बात को टालकर अपने घर की ओर चलने लगे और वो आवाज़ लगातार पीछे से आ रही थी। उसी बीच एक औरत की आवाज़ आई कि तुम हमें अपने साथ लेकर नहीं जाओगे। हमने जब पीछे पलट कर देखा तो वहाँ देखा कि एक सफ़ेद साड़ी में वहाँ पे एक औरत खड़ी थी, जिसके लंबे लंबे बाल और बड़ा ही भयानक चेहरा था। वो औरत हमारे तरफ आने लगी। हम तीनों वहाँ से पूरी जान लगाकर भागने लगे। भागते भागते मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो औरत वहाँ पे नहीं थी। मैंने तुरंत उन्हें रुकने को कहा। सबने रुककर देखा तो
तो वो औरत दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं दी। इसी बीच रोहित ने कहा कि सामने देखो। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वहाँ पर खड़ी थी। हम तीनों को होश मानो कहीं गायब हो गए थे। वो औरत बहुत ही डरावनी आवाज़ में हंस रही थी। ये देखकर मेरा शरीर मानो एकदम जम सा गया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने देर ना करते हुए ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। यकीन मानिए, मैंने जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया था वो औरत कहीं गायब हो गई थी। उसके बाद हम वहाँ से भागते भागते अपने गांव पहुँचे। गांव पहुँचकर मैं अपने घर गया और सब अपने अपने घर चले गए। रात बहुत हो चुकी थी। मैं अपने घर में बेड पर लेटा हुआ था। डर के मारे मैं हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा था। सुबह हुई तो अगले दिन मुझे पता चला रोहित, जिसने उस चौराहे पर उस काले जादू वाले सामान को लात मारी थी, उसे बहुत ज़्यादा बुखार है। वो बीमार पड़ा है और डॉक्टर के यहाँ उसे पानी चढ़ाया जा रहा है। वहाँ रोहित 4 दिनों से उस अस्पताल में भर्ती था। वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद मैंने रोहित माँ को उस दिन की सारी घटना उनको बताई। मैंने उनको बताया कि कैसे वहाँ रोहित ने उस चौराहे पर उस काले जादू वाले सामान को लात मारी थी। ये बात सुनकर रोहित की माँ मुझ पर गुस्सा होने लगी। वो बोल रही थी कि अगर तुम्हें पहले से ही पता था, अगर तुम जानते थे तो तुमने पहले इस घटना के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। अगर तुम बता दिए होते तो शायद रोहित आज ठीक होता। उसके बाद रोहित को उस अस्पताल से डिस्चार्ज करवाया गया। उसके बाद हम लोग वहाँ गांव के एक पंडित जी के पास लेकर गए। उस पंडित जी ने उन्हें हनुमान जी की एक लॉकेट दी और बोले कि जब तक रोहित ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम इसे अपने गले में पहने ही रहना। वो पंडित जी रोहित के गले में वो लॉकेट पहना दिए। फिर कहने लगे कि दरअसल जिस दिन रोहित ने उस चौराहे पर उस काले जादू वाले सामान को लात मारी थी, उस दिन ही वो चुड़ैल रोहित के पीछे पड़ गई थी। अभी तो वो सिर्फ रोहित को परेशान ही कर रही थी, लेकिन हो सकता था कि आगे चल के वो रोहित की जान भी ले लेती। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग ध्यान रखना कि इस लॉकेट को रोहित अपने गले से निकाल ना पाए। वो चुड़ैल इसके शरीर से वो लॉकेट निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम लोग ध्यान रखना। वो लॉकेट पहनने के बाद ही 10 दिन के बाद रोहित बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके बाद रोहित सबसे माफ़ी मांगी। वो हम लोगों से माफ़ी मांग रहा था और बोल रहा था कि शायद मुझे वहाँ उस काले जादू वाले सामान को लात नहीं मारनी चाहिए थी। मुझे भी अब इन सब चीज़ों पर यकीन हो गया है कि हमारी दुनिया में भूत प्रेत होते हैं। ऐसी चीज़ें होती है जो हमें शायद नज़र नहीं आती, लेकिन होती ज़रूर है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में किसी गाने की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि हमारे पड़ोस में ही कार्यक्रम हो रहा है और उसे हम रोक तो नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ इस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। और अभी तक आप हमारे इस चैनल पर बने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें